हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर आपका दिल से स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम निकल रहे हैं एजोल से सेटशेप डिस्ट्रिक्ट की तरफ और हमारी गाड़ी है जो पुरानी वाली मारुति 800 है। तो एसी का तो कोई चक्कर है ही नहीं हमारे पास। वो दिन जो है वो बहुत गर्म है आज, तो हम लोग पसीने से लथपथ हैं और देखते हैं कि आज सफ़र कैसा होने वाला है। तो आज के सफ़र में जब हमने फाइनली ये वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में वॉइस ओवर किया तो टोटल वीडियो की लेंथ है वो है 28 मिनट। और 28 मिनट की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ की कुछ ख़ास बातें, क्योंकि सफ़र के दौरान ज़्यादा कुछ होता नहीं है कहने के लिए। तो हमने सोचा कि इस वीडियो में हम एजोल के बारे में या मिजोरम के बारे में या सेटशिप के बारे में जो कुछ भी जानकारी हमें मिली है वो हम बताना चाहेंगे। तो मज़ा आने वाला है जानकारी जानने के बाद। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि इतिहास और संस्कृति का जो टॉपिक है वो बहुत नाजुक होता है। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि सारे फैक्ट चेक कर लें बोलने से पहले। फिर भी अगर कुछ दाएं बाएं होता है तो फिर आप लोग देख लीजिए और हमें कमेंट करके बता दीजिए, तो हम सुधार ज़रूर करेंगे उसमें। तो चलते हैं फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हमने शहर एजोल को बाय बाय किया है। तो शहर का एंड हो रहा था और माउंटेन्स का जो बीच में रास्ता होने वाला है, आउटस्कर्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे कम होने वाला है। और अभी बहुत ट्रक्स वगैरह हैं जो एंटी एग्ज़िट किए हैं शहर से, तो दिख रहे हैं। धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। और नज़ारा जो है यहाँ का, वादियों के बीच का नज़ारा सुकूनदेह तो होता ही है। दुनिया को पता है ये बात कि पहाड़ों पे सुकून रहता है, शांति रहती है और हरियाली तो फिर होती ही होती है। तो अभी आपके चारों तरफ हरियाली दिखना शुरू हुई है। वैसे ये मई का महीना है तो पानी बरसना अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। और जब हम आ रहे थे तो पानी बरसना शुरू हुआ है। तो लगभग 4-5 दिन हो गए पानी बरसते हुए। तो थोड़ा बहुत हरियाली का सीन दिखना स्टार्ट हुआ है। वैसे अगले 3 महीने यहाँ बारिश होती है, तो फिर जो यहाँ पे पहाड़ हैं वो एकदम से हरे हो जाते हैं और दिसंबर के महीने तक आपको ये हरियाली मिलती रहती है। तो वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए, तो फिर हमने जो भी निकाल के लाया है फैक्ट हैं, कुछ हिस्ट्री है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि यहाँ की जो फार्मिंग है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे जो फार्मिंग है वो पूरी की पूरी मैनुअली होती है। यहाँ पे जो किसान लोग हैं उसमें ट्रैक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एरिया है वो फ्लैट नहीं है। तो सारी की सारी फार्मिंग मैनुअली होती है। तो देखो कि हमारे जो किसान भाई हैं यहाँ के या जो वर्कर्स हैं वो कितने हार्ड वर्किंग हैं कि पूरी की पूरी खेती हाथों से, गुड़ाई वगैरह है या बुवाई है या कटाई है, वो पूरा का पूरा हाथों से करते हैं। तो ये थोड़ी सी मेहनत वाली बात है। और फिर अगर हम बात करें यहाँ के रोड्स की, तो यहाँ के जो रोड्स हैं वो अगर हम ब्रिटिश इरा की बात करें तो उससे पहले तो रोड थे ही नहीं। लोग ऐसे हाइक करके यहाँ से वहाँ जाते थे माउंटेन्स पे। फिर ब्रिटिश इरा में जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे आया और उन्होंने यहाँ पे रोड्स स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पस के लिए रोड बनाए, तो फिर वो रोड अभी भी हैं वही। तब तक ये रोड लोगों के लिए चालू नहीं थे, केवल मिलिट्री में ही काम होता था। तो लोग घोड़ों से या फिर मान लो जैसे भी ट्रैवल करते हों, पैदल ट्रैवल करते होंगे। तो 1990 के दशक में रास्ते जो थे वे कच्चे थे, बस उसमें कंक्रीट वगैरह या मान लो ये जो ब्लैक रोड होते हैं, डाबर रोड होते हैं, वो नहीं थे। फिर 2000 के आसपास, सन 2000 में या 2011 के हम आसपास बात करें तो इन सब रोड्स को NH में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो NH 54 है ये। और 10-12 साल पहले यहाँ से आना जाना जो था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि रोड्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं लोकल की अगर बात मानूँ, उनसे मैंने बात की और पता किया तो सेटशिप से एजोल तक जाने में 4 से 5 दिन लग जाते थे, क्योंकि इतना ठीक ठाक था नहीं माहौल। और फिर बीच में उन्हें कई जगह पे रुकना भी पड़ता था।
तो कुछ एक जो गांव हैं या शहर हैं, जैसे सेलिंग है, तो सेलिंग एक जंक्शन हुआ करता था जहाँ पे लोग आकर के अपना टाइम थोड़ा सा आराम भी कर लेते थे, वो चाय वगैरह भी हो जाती थी वहाँ पे। तो छोटे मार्केट हैं सेलिंग में। फिर ये काइफांग है, वो फार्मिंग लैंड के लिए फेमस है, जो रास्ते में आने वाला है, काइफांग नाम है उसका। और एक थेंजोल है, तो वहाँ पे हैंडलूम का काम बहुत होता था। वो एकदम पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है और वहाँ पे एक झरना है जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। एक और शहर है बक्तवांग, बीच में एक टाउन है बक्तवांग नाम से। तो वहाँ की एक बड़ी ही विचित्र बात यह है कि वर्ल्ड की मतलब दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली जो है वो मिजोरम में रहती है और जिसका नाम है जियोना चाना। तो जो जियोना सर थे उनकी 39 बीवियाँ 39 वाइफ्स थी, 94 बच्चे हुए उनसे, 33 पोते पोतियाँ हुए और जो 14 बहू हैं। तो कुल मिलाकर के 180 लोगों का फैमिली जो है वो बन के तैयार हुई उनकी। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात है कि पूरा 180 लोग एक साथ एक 4 मंजिला घर में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद वो सेपरेट हो गए या अलग अलग रह रहे हैं, तो एक ही घर में रहते हैं। रसोइयाँ अलग हैं, कमरे अलग हैं, 100 से ज़्यादा कमरे हैं। और वो सब लोग मिलके यहाँ पे खेती का काम करते हैं या फिर उनकी लकड़ी का जो फर्नीचर बनाने का काम होता था उसको वो मिल मिला के करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मुझे पता लगा। और थेंजोल के बारे में जो हैंडलूम का काम होता है वो पुआन नाम से एक जो मैंने अपने हैंडलूम वाले या हैंडीक्राफ्ट वाले ब्लॉग में बताया है, दिखाया है, पुआन। तो फीमेल जो होती हैं यहाँ पे वो उसको रैप, जैसे हम लोग घरों में टॉवल रैप करते हैं या लुंगी वगैरह रैप करते हैं, वैसे ही वो फीमेल्स यहाँ नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में फीमेल ये जो रैप है उनको रैप करती हैं। मतलब ये जो पुआन है उसको रैप करते हैं अपने कमर पे, स्कर्ट के जैसे होता है। और इसकी एक खासियत है पुआन की कि ये जो है वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको कपड़ा और पहनने का तरीका वही होगा, लेकिन उसमें जो कलर डिज़ाइन होगी वो अलग होगी। तो यहाँ तक कि ये अगर मैं म्यांमार की बात करूँ, बर्मा जिसे जानते हैं हम, भूटान की बात करूँ या तिब्बत की बात करूँ, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जैसे थाईलैंड, सॉरी तुम्हारा नागालैंड हो गया, आसाम है, इन सब में यही स्टाइल फॉलो किया जाता है। तो जो कि मैंने देखा भी है यहाँ पे, जितने भी प्रोग्राम वगैरह मैंने ज्वाइन अटेंड किए हैं तो उनमें सब में जो हमारी महिलाएं हैं वो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। और फिर उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक सैलाम नाम से और गांव है, या मान लो थोड़ा छोटा सा कस्बा होता है, गांव तो अब नहीं रहे हैं। तो सैलाम नाम से है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ की एक जो मिजोरम की वर्ल्ड एक चिड़िया है या एक पक्षी है, तो उसका नाम है मिसेस ह्यूम्स फीजेंट। ये राष्ट्रीय राज्य पक्षी है यहाँ का। तो थोड़ा सा दुर्लभ है देखने में, क्योंकि जितना फॉरेस्ट कट रहे हैं या हंटिंग वगैरह होती है उसकी वजह से ये स्पीसीज जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लेकिन फिर भी जो सैलाम है यहाँ पे एक पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इसको या एक प्रोटेक्टेड जोन है पूरा का पूरा फॉरेस्ट, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। तो इनकी ख़ास बात है कि ये लंबी पूंछ होती है, नीले भूरे पंख होते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है ये पक्षी। तो हम एक फ़ोटो लगा देंगे अपने वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हैं या क्यूरियस हैं देखने के लिए। और गांव वाले हैं जो इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पक्षी है उनका राज्य का वो सुरक्षित रहे। पुराने ज़माने में जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे लोग जो हैं वो पैदल ही ट्रांसपोर्ट मतलब सामान यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो जानवरों के चलने की भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी नहीं। तो एजोल से सेरछिप तक का अगर मैं टाइम बात करूँ तो 4 से 5 दिन लग जाते थे, जो कि अब 3 से 4 घंटे में ट्रैवल हम कर लेते हैं, क्योंकि रोड
सरकार, जो राज्य की सरकार है या केंद्रीय सरकार है, उनका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो उन सबको मिला करके इतना सब 3-4 घंटे का पूरा ट्रैवल ख़त्म हो जाता है। और बीच में कहीं पे भी मुझे टोल नहीं मिला। जो मैंने 4 घंटे की ये लगभग जर्नी की है, 112 से 125 किलोमीटर के बीच में पूरा का पूरा जर्नी हमारी ख़त्म हुई है। तो कहीं पे कोई टोल नहीं था, तो थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि अगर मैं यूपी बिहार अपने एरिया में अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, हम ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि हर 10-20 किलोमीटर में एक टोल लगा होता है हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे। तो वो टोल वगैरह यहाँ नहीं मिला। हो सकता है कि एंट्री और एग्ज़िट के बाद हो, ज़िले के मतलब पूरा स्टेट के अंदर ना हो। अब हम बात करते हैं यहाँ के इतिहास की थोड़ा सा, कि ये जो सेरछिप टाउन है, सेरछिप के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं। तो सेरछिप टाउन जो है वो 19वीं शताब्दी में बसा था, और 15 सितंबर 1998 को ये अलग ज़िला बना दिया गया था एजोल से अलग। पहले एजोल का पार्ट था, फिर इसको 1988 में इसको अलग करके एक सेल्फ डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। और 2011 की जनगणना के हिसाब से जो ज़िले की आबादी है वो 64,000 के आसपास है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो होती है यहाँ की, कि यहाँ की जो एजुकेशन रेशियो है, साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, तो वो 98% है, जो कि पूरे इंडिया में जो टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट ही है एजुकेशन के रेट में। मोस्टली लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ही लोग जो कह सकते हैं कि वो पढ़ाई उन्होंने बीच में छोड़ दी है, लेकिन अनपढ़ कोई नहीं है यहाँ पे। इंग्लिश भी बहुत सारे लोग बोल लेते हैं, लेकिन अभी भी इन्फ्लुएंस जो है वो मिज़ो का ही है। लेकिन मेरे इंटरेक्शन में बहुत सारे लोगों से मैंने, इवन जो बहुत ओल्ड सिटीजन हैं उनसे भी मैंने बात की, तो सब हमें पढ़े लिखे, उनके हाव भाव से पता लगता है कि हाँ भाई अनपढ़ नहीं है। और यहाँ पे जो, अगर मैं जेंडर रेशियो की बात करें तो 977 महिलाएं हैं यहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पे। तो इतना बड़ा, इतना बैलेंस रेशियो जो है वो बहुत कम स्टेट्स में है जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो। और यहाँ पे जो निवास है लोगों का, जैसे एक तरीका होता है मेजर करने का कि पर किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे 46 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। और इसका सेरछिप का एक और रीज़न है कि इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेंतावंग झरना है जो 750 फीट के आसपास की ऊंचाई से गिरता है पानी में, मतलब ज़मीन में टच होता है। तो यहाँ देखने के लिए एक पार्टिकुलर टावर बनाया गया है जहाँ से वो झरना देखा जाता है। तो हमारा प्लान था वहाँ जाने का, लेकिन समय का अभाव और मान लो कि जो टेम्परेचर था वो बहुत गर्म था हमारे लिए, तो माइग्रेन है हमको, तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम अभी नहीं जाएंगे, सर्दियों में दोबारा अगर हम आएंगे तो फिर वो सब देखने जाएंगे। तो ज़्यादा हमने सीन या जो साइट विज़िट है वो नहीं किया, बस अपना फैमिली की जो वेडिंग अटेंड करने हम आए हैं, बस वो वेडिंग अटेंड की और फिर हम वापस हो लिए यहाँ से। और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे वो है पैराग्लाइडिंग। सेरछिप में 2012 में इस्टेब्लिश हुई है, जो इंटरनेशनल लेवल की जो कंपटीशन है वो हो रही है यहाँ पे। और एक पूरा का पूरा जंगल है आसपास नज़र आता है जो, और पूरा का पूरा फॉरेस्ट है आसपास, तो वो दिखाई देती है यहाँ पे कि हाँ अभी इतना कटाई वटाई नहीं हुई है पेड़ों की, तो सब कुछ हरा भरा दिखता है। एक और फैक्ट है यहाँ पे कि एक जोलती हिरियात्रेंगा लू, अब मैंने नाम अगर सही से प्रोनाउंस नहीं किया है तो माफ़ी चाहता हूँ। तो ये एक लड़की थी जो 1872 के आसपास, ब्रिटिश जब एम्पायर स्टार्ट हो रहा था तो उन्होंने लड़ाई के दौरान में उस बच्ची को मार दिया होगा, और जिसकी वजह से पहला विद्रोह स्टार्ट हुआ था मिजोरम में। तो ये एक पूरा का पूरा हेरिटेज साइट है जहाँ पे बनाई गई है बच्ची के लिए,
तो अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो फिर आप जा कर के देख सकते हैं उस चीज़ को। और खेतीबाड़ी की बात फिर हम करते हैं तो यहाँ पे 71% के आसपास जो है वो एग्रीकल्चर किसान लोग हैं या फिर मज़दूर लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं या जो कुछ उपजा रहे हैं। तो मेन जो यहाँ की क्या बोलते हैं खेती है वो मान लो धान है, मक्का है, गन्ना है, सब्जियां हैं, केला है, अनानास है, पैसन फ्रूट है। तो ये जो है वो हाई रेशियो में यहाँ पे उपलब्ध है, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं आसपास। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मैंने रास्ते में एक जगह पे कार को रुकवाया और गन्ने का सोचा हमने जूस पी लें, तो वो फ्रेश तो निकाल नहीं रहे थे, उन्होंने भर के रखा हुआ था बोतलों में, तो काला सा पड़ जाता है जब थोड़ी देर अगर रखा रहे। तो 1 लीटर की बोतल का जो प्राइस था वो 100 रुपये था और जो फ्रेश दे रहे थे वो 150 और 200 के आसपास, जो बिल्कुल निकाल के दे रहे हैं आपको। तो हमारे जैसे यूपी में वो नींबू डाल के पुदीना लगा करके देते हैं, तो वैसा सीन कुछ नहीं था। रॉ आपको निकाल के दिया जाता है गन्ने से और वो बोतल में बंद करके बिना ठंडा, कोई AC फ्रिज व्रिज का सीन नहीं है। तो वही लोगों को बिकता है और लोग वैसे पीते हैं। तो मैंने पिया बट मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि हम आदी हैं पीने के नींबू डाल के और बर्फ़ डाल के। फिर हमने जब आगे बढ़े तो यहाँ पे रास्ते में एक ब्रिज भी पड़ता है जिसका नाम मुझे देखना पड़ेगा, क्या नाम था, तुईवाल। रास्ते में जो एक ब्रिज मिला है हमें, तुईवाल नाम से एक पुल आता है और तुईकुम नदी बह रही है वहाँ पे। तो ये नदी जो है वो सिंचाई के लिए यूज़ होती है मेनली, और इस नदी का पानी काफ़ी बहुत, इसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत लंबी नदी है ये। तो सैचिप का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका पूरा का पूरा इरिगेशन का काम जो है वो इसी नदी से होता है। और इस नदी से रेता भी निकाला जाता है, मतलब जो हम बजरी बोलते हैं, बालू बोलते हैं या इंग्लिश में सैंड बोलते हैं, तो वो निकाला जाता है जो घरों को बनाने में काम आता है। तो ये काफ़ी बड़ी नदी है। मैंने दिखा नहीं पाया क्योंकि गाड़ी चल रही थी और मुझे इतना पता नहीं था कि वो आने वाली है, तो वरना मैं प्लान कर लेता, और धूप भी तेज़ थी तो फिर हमारा ये मुश्किल ही था हमें देर रोकना। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्या है हमें कहने के लिए यहाँ पे। तो फिर हम समराइज़ करते हैं पूरा का पूरा कि यहाँ पे जो साक्षरता है, मतलब लिटरेसी रेट है वो 98% है। अच्छा, यहाँ जो मिज़ोरम है वो ड्राई स्टेट है, तो अगर आप मिज़ोरम से बाहर रहते हैं और आप मिज़ोरम जाने का तैयारी कर रहे हैं तो ड्रिंक या अल्कोहल किसी तरह का, इवन जो भी कहते हैं कि हैंड जो होममेड होती है वो भी मतलब अलाउ नहीं है। किसी तरह का अल्कोहल जो है वो आपको शैम्पेन हो या फिर क्या बोलते हैं यार, वाइन वगैरह हो, तो वो अलाउड नहीं है आपको। तो आप कोशिश करें कि ना लाएं। अगर आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपको वो जो भी फ़ाइन वगैरह होगा वो देना पड़ेगा और अरेस्ट भी हो सकता है उस केस में। या आपका जो पास है, मिज़ोरम में आप अगर इंडियन हैं फिर भी आपको मिज़ोरम में एंट्री करने के लिए एक पास बनता है, तो वो पास 350 रुपये के आसपास बनता है। ऑनलाइन भी बनता है, ऑफलाइन भी बनता है। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 350 रुपये वहाँ से पे हो जाएंगे। उसमें आपके आने जाने का कि किस डेट में आप आ रहे हैं, किस डेट में आप वापसी जा रहे हैं, वो टिकट आपको देने पड़ेंगे। अगर आप फ़्लाइट वगैरह से ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं एयरपोर्ट से अपना टिकट अपलोड करना पड़ता है। और उसके बाद आपको एक रेसिडेंशियल का एड्रेस देना पड़ता है जहाँ पे आप रहने जा रहे हैं, जिस जगह पे आप रहेंगे, मतलब लोकल का एक कॉन्टैक्ट चाहिए होता है। और ये पास की जो वैलिडिटी होती है वो लगभग 7 दिन होती है। तो अगर 7 दिन से ज़्यादा आप रह रहे हैं वहाँ पे तो फिर आपको वो पास रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और अगर पास आपका 6 महीने का है, जैसे मैंने अभी जब मैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रुका था मिज़ोरम में, तो मैंने अपने पास को 6 मंथ का एक्सटेंड करवाया था, तो उसके लिए मुझे 4000 रुपये देने पड़े थे। तो वो जो लोकल स्पॉन्सर होता है वो आपको स्पॉन्सर करता है, माने जिसके पास आप रहने जा रहे हैं।
तो उनके बिहाफ से आपका पैसा पे होगा, जिसमें से 2000 जो है वो रिफंडेबल होता है। 2000 रुपये वहाँ की रहने की आपकी फ़ीस हो जाती है उस पास की। और अगर आप वो पास खो देते हैं या फिर आप टाइमली, जैसे मैंने एग्ज़िट किया, मेरे एग्ज़िट करने के 15 दिन में आप जो भी मेरे स्पॉन्सर हैं उनको वो पास सबमिट करना पड़ता है डीसी ऑफिस में। तो अगर वो पास सबमिट करना भूल गए 15 दिन के अंदर, तो फिर जो 2000 रुपये वापस मिलना है वो नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप मिज़ोरम में एंटर कर रहे हैं तो अपना पास पहले बनवा लें। अगर आप फ़्लाइट से आ रहे हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर दें, और अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आप ऑफलाइन भी एयरपोर्ट पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर जब आप आसाम से मिज़ोरम में से एक डिस्ट्रिक्ट है, मुझे याद नहीं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो अगर आप वहाँ से एंटर जब करते हैं तो वहाँ पे बॉर्डर पे वो पास बना के आपको देते हैं। तो 350 रुपये लगते हैं उस पास के। तो ये जो है वो इवन अगर आप इंडियन है फिर भी आपको पास देना पड़ता है। तो आप फॉरेनर की तरह ही ट्रीट करते हैं यहाँ पे, कि आप यहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते हैं, आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, या आप यहाँ पे रह नहीं सकते हैं बिना परमिशन के। तो ये थोड़ा सा रिजर्व्ड है लोकल के लिए। तो मेरे लिए थोड़ा सा नया था कि मैं तो इंडिया का ही हूँ, फिर भी मुझे ये देना पड़ रहा है। बट ये रूल है जो 1800 कुछ में बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो जो रूल है वो अभी भी चल रहे हैं। और गांव के जो लोग हैं वो बहुत मिलनसार होते हैं, माने बहुत फ्रेंडली हैं और बड़े रिस्पेक्ट से आपसे बात करते हैं। तो मुझे वो बड़ा लगा कि हाँ, यहाँ पे चलो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं अगर आप और थोड़ा सा क्यूरियस भी रहते हैं, और लोग बोलते हैं जैसे इंडियन हैं। तो इंडियन फूड अगर वो बात करेंगे, जैसे मैंने अगर अगर मैं नॉर्थ इंडिया के फूड के बारे में बात करूँगा या किसी, तो वो लोग उसको एड्रेस ऐसे नहीं करेंगे कि दिस इज़ द फूड, वो लोग एड्रेस करेंगे कि इंडियन फूड, इंडिया से है। मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो बोले इंडिया से हो? हाँ, मैं इंडिया से हूँ। तो वो थोड़ा सा अलग है सिस्टम। और इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सैरशिप की तरफ। तो हमने गेस्ट हाउस में रुकना है जा कर के। तो जो गेस्ट हाउस है वो हमारे ग्रैंडफादर हैं जिनके पास हम विज़िट करने जा रहे हैं। तो ग्रैंडफादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पुलिस में थे वो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और उन्हीं के बिहाफ पे एक जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है उसमें जा कर के हम लोग रह रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ थी गेस्ट हाउस की कि हमने गेस्ट हाउस देखा तो हम तो बड़ा अचंभित हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। एक पूरा बड़ा रूम, उसमें 3 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी, और एक बेड का जो कॉस्ट है वो 300 रुपये था, केवल 300 रुपये। और उसकी जो कंडीशन देख करके तो भाई हमें लगा कि यार ये तो बहुत ही सस्ता हो गया, क्योंकि इतना अच्छा पूरा का पूरा क्वार्टर्स टाइप, मतलब एक गेस्ट हाउस है, उसमें बैठने की जगह है, आपको पूरा सोफ़ा वोफ़ा डाला गया है, और जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो दो, यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट का क्रेज़ नहीं है, यहाँ पे लोग वेस्टर्न टॉयलेट नहीं इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर इसके बाद हमने जब हम अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे एक सैरशिप का सबसे पुराना फायर स्टेशन जो था, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई थी। तो हमारे जो भाई हैं वहाँ पे रहते हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं अभी। तो फिर उनके साथ हम वहाँ का एरिया भी एक्सप्लोर किया हमने घर वहाँ पहुँचने के बाद। तो भाइयों ने बताया कि जो भाई हैं हमारे, वो उन्होंने बताया कि वो लोग यहीं पले बढ़े हैं और उनकी एजुकेशन वगैरह भी यहीं हुई है, बट अब वो एजोल में रह रहे हैं। तो वो जान के बड़ा अच्छा लगा कि उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वो यहीं की हैं, और वो एरिया जो है अभी भी उतना ही सेम है जो उनके बचपन में था, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। घर बन जाते हैं लेकिन जो लुक है माउंटेन्स का वो उतना ही बदलता है। और उनके स्कूल्स वगैरह, उनके स्कूल की स्टोरी, तो हम बात करते हुए माउंटेन के जो टॉप है वहाँ पे गए। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो मिलिट्री कैंट का एरिया है, कैंट एरिया बोलते हैं इसको मिलिट्री। तो आर्मी रहती थी पहले यहाँ पे, अब वो कहीं और मूव कर गए हैं, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ें हैं या उनकी बिल्डिंग्स है वो अभी भी हैं। तो ये हेलीपैड वाला एरिया, यहाँ पे एक हेलीपैड का एरिया बना हुआ है जो एकदम टॉप माउंटेन पे है, फ्लैट एरिया है। तो वो मिलिट्री के द्वारा यूज़ होता था। तो उनके जाने के बाद वो बच्चों के लिए खेलने की जगह बन गई। तो हमारे भाई बोले कि तुमको देखना हो तो हम दिखा देते हैं। तो हमने कहा चलो भाई।
तो हम पहुंच गए टॉप पे। तो देख के वहाँ से मतलब आप पूरे के पूरे सैरशिप का जो एरिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो न्यू सैरशिप है। जो एक्चुअल सैरशिप जो ओल्ड सिटी है, टाउनशिप है, वो थोड़ा सा दूर है हमसे, मतलब 1 किलोमीटर दूर मान लो दिख जाता है यहाँ से। लेकिन ये जो है वो न्यू सैरशिप है, तो नया बसा हुआ एरिया है, तो जिसमें हम लोग या एक्सटेंडेड सैरशिप बोल सकते हैं। तो हम लोग अभी वहाँ पे हैं और जो यहाँ का व्यू है वो बहुत एकदम से शांति है। कोई आप चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ हो या हवा के चलने की आवाज़ हो, वो सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है। स्काई एकदम क्लियर रहता है। और अभी तो खैर पानी ही बरसा है, जब एकदम से पानी वानी बरस जाता है तो मानसून जब होता है तो आसमान तो एकदम से साफ़ हो जाते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा वो थोड़ा सा नया है, बहुत फील होता है कि हाँ आप एक हिल एरिया में हैं, और जो हिल एरिया में पहुंचने के बाद जो पीस आता है, चाहे वो आपकी बॉडी में हो या माइंड में हो, वो एक अलग ही फीलिंग होती है जो आप केवल माउंटेन में जा कर के, जैसे आप हिल एरिया वादियों में जाते हैं या आप समंदर के किनारे जाते हैं, तो वो महसूस होता है। तो वो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैंने कैप्चर किया है, और इसके बाद कल और परसों 2 दिन जो शादी का फंक्शन है उसको मैं अटेंड करने वाला हूँ, उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो अगर वो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए है कि भाई मिज़ोरम में शादी कैसे होती है, और शादी जो होने वाली है वो 2 तरह से, एक तो मिज़ोरम का जो कस्टम वेडिंग होती है, मतलब जो जनरेशन से चली आ रही है, पुराना रीति रिवाज होते थे शादी करने के, तो उससे भी हो रही है वही शादी फिर चर्च में भी हो, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 94% चर्च से बिलोंग करती है, मतलब क्रिश्चियन है। तो वो चर्च में भी एक शादी होगी। तो दोनों ही दिन का जो फंक्शन है मैं अटेंड करने वाला हूँ और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने जानना है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दो, जिससे नया वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आप और बने रहिए बस इसी इस ब्लॉग में, मतलब मेरी चैनल पर और आगे के नए वीडियोस में। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और लाइक करने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।